अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और इस मुस्कुराती हुई हसीन सी मॉर्निंग में आप सबको खुशामदीद। सिटी एट 10 का शो आप सबके लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब लोग जब हमारा शो देखते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी टेंशन परेशानी दूर हो जाती है, और इसके अलावा जिस तरह से आपके मैसेजेस आते हैं उससे हमें बड़ी होती है खुशी। अच्छा जनाब, शो के आगाज़ में करते हैं एक अच्छी सी बात, और अच्छी सी बात यह है कि जब आप अपना ख्याल रखते हैं और जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ अगर आप दूसरे के लिए भी पसंद करेंगे तो आपको रिटर्न में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो जब आप कोई चीज़ किसी के लिए लेने लगें और आपको ख्याल आए कि आपने किसी को कोई तोहफ़ा देना है, तो उस तोहफे को देने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि अगर ये मैंने अपने लिए पसंद किया होता तो क्या वाकई में ये चीज़ ख़रीदती या ख़रीदता। और फिर आप इस थॉट के साथ जब कोई चीज़ किसी के लिए लेते हैं तो वो एक प्यार का तोहफ़ा होता है, और उस तोहफे से आपकी आपस में मोहब्बतें भी बढ़ती हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गई आज की अच्छी बात। अब आज क्या कुछ है? आज बहुत कुछ है जनाब, क्योंकि कराची शहर में ईद के बाद बहुत सारी गहमा गहमी हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये बातें सियासी भी हैं और इसके अलावा सोशली भी यहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग हो रही है। तो जब हम बात करते हैं सियासत की, और स्पेशली जब हम कराची की सियासत की बात कर रहे होते हैं ना, तो कराची की सियासत में पीपल्स पार्टी एंड MQM तो ये हो गए हैं अब आमने सामने। फ़ारूक सत्तार के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने भी बयानात दिए हैं। इसके अलावा मेयर कराची जो हैं वो भी फ्रंट फुट पर हैं। फिर कामरान टिसौरी जो हैं गवर्नर, वो भी बहुत ज़्यादा वोकल होकर इस मसले पर बात कर रहे हैं। दूसरा पीपल्स पार्टी का किनालों का मसला भी चल रहा है, और फिर इस हवाले से जो हमारे CM सिंध हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि जो शाहराह भुट्टो है उसको उन्होंने कहा है कि उसका इनाग्रेशन कर दिया जाए। 30 अप्रैल उन्होंने इस हवाले से डेडलाइन दी है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बहुत लंबी डिटेल है जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारे करस्पॉन्डेंट से। लेकिन अभी आपके साथ में सिटी अपडेट्स जो है वो मैं शेयर करती हूँ। सिटी अपडेट्स में क्या है, पहले आपको ये बताएं कि आप क्या पकाएंगे, तो दालों के बारे में बताएं या फिर आपको सोने के रेट्स बताएं। चलें पहले आपको आज दालों के बारे में बताते हैं कि दालों के रेट्स क्या हैं, ताकि आपने ग्रॉसरी करनी होगी, और आपने जब ग्रॉसरी करनी होगी तो उससे पहले आप ये रेट सुनते जाएं। आपकी मर्ज़ी है कि अब आप महंगा ख़रीदें या फिर आप सस्ता ख़रीदें। अच्छा जी, तो माश की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 405 रुपये। फिर मूंग की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310 रुपये। फिर उसके बाद जो मसूर की दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 250 रुपये। फिर उसके बाद जो दाल चना है उसके होलसेल प्राइस हैं 340 रुपये। फिर जो काबली चना है उसके होलसेल प्राइस हैं 325 रुपये। तो जनाब ये तो हो गए होलसेल रेट। और अब हम कुछ बात करते हैं सोने की, और सोना वाकई बहुत महंगा होता जा रहा है, लेकिन अभी क्या करंट रेट है ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो सोने की कीमत में हो गई बड़ी कमी, दैट्स रियली ग्रेट। आलमी मार्केट में सोना $51 सस्ता होकर $3038 फी ऑन्स तक गिर गया है। अच्छा जी, एक तोला सोना 5500 रुपये सस्ता हो गया है। एक तोला सोने की कीमत कम होकर 3,20,000 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना 44,714 रुपये सस्ता होकर 2,54,348 रुपये का हो गया है। अच्छा, और एक तोला चांदी 460 रुपये कमी के बाद 3,120 रुपये पर आ गई है। तो जनाब ये हो गए हैं सोने के प्राइजेस। इसके अलावा जो मौसम का हाल है, और मौसम का हाल कुछ इसी तरीके से है कि मौसम भाई अब शदीद तरीन गर्म होता जा रहा है। रमज़ान तो अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से गुजार दी, लेकिन जैसे ही ईद आई है गर्मी लाई है साथ में, क्योंकि ईद के बाद मौसम जो है वो गर्म हो गया है। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से इसी तरह की खबरें हैं कि जी वहाँ पर भी मौसम गर्म है। लेकिन जो ओवरऑल आज का जो करंट सिचुएशन है वो मौसम हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप होगा, वो आप देखते रहेंगे। और इसके अलावा जो रेट हैं मटन के, अंडों के, चिकन के और बीफ के, ये भी स्क्रीन पे हमारी पॉपअप हो जाएंगे। इसके अलावा जो माल का हाल है यानी डॉलर्स की रेट हैं वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये तो हो गई सिटी अपडेट्स। अब कुछ बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के घरों में होती हैं ईद के बाद शादियां। अब क्योंकि जब ये सीज़न होता है और ये वेडिंग सीज़न होता है, तो इस वेडिंग सीज़न में बहुत सारे लोग जो है वो ईद से पहले अपनी शॉपिंग कर चुके होते हैं, क्योंकि ईद के बाद जो सेल प्राइसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा देखने में नहीं आते। और जब ये सेल प्राइसेस इतने ज़्यादा देखने में नहीं आते तो फिर ग्रेजुअली आप जब जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो आप कहते हैं ईद के बाद तो हमें लगा था कि प्राइस कम हो जाएंगे, लेकिन ईद के बाद तो प्राइस ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी ईद कलेक्शन के बाद जो दूसरी कलेक्शन आ रही होती है उसके प्राइसेस के ऊपर सेल नहीं होती। तो बहुत सारे लोग ये अक्लमंदी भी करते हैं कि वो ईद से पहले शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें उनकी ईद की शॉपिंग भी हो जाती है और उनकी जो है वो आगे जो सीज़न होता है वेडिंग सीज़न उसकी भी शॉपिंग हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और,
अब नई कलेक्शन का सीज़न है, क्योंकि अगर आपने वाकई कुछ नया पहनना है तो आपको मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद आएगी नई कलेक्शन। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए कि नई कलेक्शन आने वाली है तमाम ही ब्रांड्स के ऊपर। अच्छा जी, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि आज हमारे शो में क्या कुछ है। तो आज हमारे शो में हम दो बड़े ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक वो जो हम देखते हैं जिसके बारे में आए दिन खबर सामने आती है, खुदकुशी, जिसका रुझान जो है मर्दों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ख़वातीन के मुकाबले में। और दूसरी चीज़ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं। एक है मेकअप डिसऑर्डर और दूसरा है बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके परेशान रहना। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कंप्लेन करते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? गुर्दे में दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी एक तरह का डिसऑर्डर होता है। तो इन दोनों डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी। वेलकम बैक। तो टॉप स्टोरीज के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद हैं, आजिज भाई मौजूद हैं। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक? बिल्कुल जबरदस्त। चले जी, ईद आई है, अपने साथ गर्मी लाइए, तो कुछ जान लेते हैं मौसम का हाल। अक्सा हमारे साथ हैं जी। अक्सा बताइए, मौसम का क्या हाल है, कैसे देख रही हैं, क्या मनाजिर हैं, किस जगह मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत तो बरकरार ही है और हम गुज़श्ता 2 रोज़ से देख रहे हैं कि दर्जा हरारत जो है वो एकदम अचानक से बढ़ा और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज अगर हम बात करें तो आज भी शहर का मौसम जो है गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। अभी तक 12 नहीं बजे हैं और अभी ही दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। और दोपहर के औकात में ये दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि रात के औकात में भी अब हम देखेंगे कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अमूमन जो है वो 22-24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है दर्जा हरारत, लेकिन आज जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक भी जो है वो गर्मी की शिद्दत इसी तरह जो है वो रहेगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त इस शहर में जो है हवाएं नहीं चल रही हैं और हवाओं की रफ्तार बहुत कम है। इस वक्त 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 61% है। लिहाजा इस वक्त जो है मगरिब सम से जो हवाएं चल रही हैं वो गर्म है, तो लिहाजा जो है गर्मी की शिद्दत जो है आज इसी तरह जो है बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। चले जी, अक्सा बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मौसम का हाल हमें अक्सा बता रही थी और अक्सा भाई यही कह रही थी कि भाई जो गर्मी है उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ गई है। और पता नहीं क्यों मेरे जहन में अक्सा आ जाती हैं, ये थी रिमशा जी। तो रिमशा, आपको बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आजिज भाई और अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, सबसे पहले तो ईद के साथ ही ईद आई है और सियासी गहमा गहमी, सियासी गर्मा गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। कल फारूक सत्तार ने भी लफ्जी गोलाबारी की, दूसरी जानब से मेयर कराची भी, ये ट्रायंगल बन गया एक्चुअली ना। इधर है फारूक सत्तार, इधर है मेयर कराची और फिर कामरान टिसौरी भी बीच में है। तो ये सारा कुछ चल क्या रहा है? लफ्जी गोलाबारी हो रही है, वो कहते जी हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ज़्यादा ख्याल है। फारूक सत्तार कहते जी हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये मसला ख़त्म होकर कराची में काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो यही है कि गोलाबारी करें। हाँ, मुंह से गोलाबारी तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं ये लोग, काम नहीं करते हैं। काम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी देखें, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी को नज़र आया है और आजिज भाई बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट भी हैं। हाँ, तो आप बताएंगे, अब पीपल्स पार्टी ने भी ट्रैक चेंज किया है अगर आप देखें ना, क्योंकि हम शुरू से हम लोग बोल रहे हैं मेयर कराची जब से आए हैं ना, हाँ, तो पहले जो चीज़ें थी, क्योंकि उनको आते ही तो जादू की छड़ी नहीं, वो आते ही सबको ठीक कर दें। 20 साल का बीमारी है। हाँ, डॉक्टर के पास भी जाते हैं आप तो इट विल टेक टाइम। सही। तो अब वो मेयर कराची आए हैं, कराची के बेटे हैं और उनको कराची के सारे इश्यूज पता हो। आप देखें कि अब चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र, मैं ये नहीं बोला बेहतर हो गई, बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। खुद जा रहे हैं, खुद जाके देख रहे हैं। एक इससे पहले मेयर थे जो गोलाबारी कर रहे हैं, हाँ, उनके मेयर थे वसीम अख्तर साहब। वो तो बोलते थे दोनों हाथ उठा के मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है और मैं क्या हूँ क्या आजिज भाई? इख्तियार नहीं है। अब वही मेयर कराची उसी पोस्ट पे मुर्तज़ा वहाब बैठे हैं। अब इख्तियारात देखें आप, सड़कों की मरम्मत नजर आ रही है आपको, सफाई आपको नजर आ रही है आपको, अभी स्टार्ट है। उन्होंने कहा 2 साल में अगर मैं 2 साल रहता हूँ तो 2 साल में चीजें नजर आएंगी। सही। अब ये इतना बड़ा कराची है, 7 अजला हैं, 7 अजला में इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर। हम बार बार बोलते हैं पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, सड़कों का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, सीवरेज का मसला, पानी का मसला, क्योंकि इतने बड़ा जो शहर है, इतनी बड़ी आबादी जो बढ़ती जा रही है तेजी से, उसको ठीक करने के लिए एक मेयर कराची आए हैं। उसके बैकअप पे हैं वजीर बल्दियात सईद गनी। अब मेन ये है कि इनको चाहिए पैसे,
कोई काम भी करते हैं हाँ, तो रोकड़ा पैसे। चाहिए। तो सही। जो रोकड़ा जो है वो सबसे बड़ा मसला है। हाँ। देखें, वफाक हमें कराची को, सिंध को उसका हिस्सा नहीं देता है। सही। हम बार बार कह रहे हैं, मैं बहुत सिंपल सादा आसान बात करता हूँ ताकि आदमी को समझ में आए। हम जो पोर्ट, 2 पोर्ट हैं। हाँ। पोर्ट सिटी है कराची, सही। एक एक पोर्ट कासिम है, KPT है। आप सब कुछ छोड़ें, $70 अरब का सालाना हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर सही। 1.85 इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स है। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.85 से $70 अरब से मल्टीप्लाई करें, हाँ। तो पाकिस्तानी रुपए में ये बनते हैं 385 अरब रुपए सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स। ये सही। क्या होता है कि जो कराची पोर्ट है और जो सिटी है कराची, उसकी बेहतरी के लिए ये टैक्स लिया जाता है। लेकिन होता क्या है, आधा वफाक ले जाता है, आधा सिंध गवर्नमेंट को जाता है। तो वफाक का हिस्सा कैसे हो रहा है ना, मतलब वो सही। जो पोर्ट है, यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए। मैं कोई और पैसे नहीं बोल रहा जी। हूँ। अगर सालाना 385 अरब रुपए, चलें इसको 350, 350 अरब लेते हैं, हाँ। 10 साल के पैसे लगाएं, 3500 अरब रुपए बनते हैं। अगर ये कराची में लग रहा होता हाँ। तो कराची यकीनी तौर पे, जैसे मुराद अली शाह कहते हैं कि इसको पेरिस हाँ, बनाएंगे, तो पेरिस से भी अच्छा होता है, गारंटी दे रहा सही। हूँ। मगर उसके लिए ज़रूरी क्या है, जो रियल फैक्ट अमाउंट आ रही है ना, वो उस जगह पे लगाएं। अब ये जो है ना बंदर बाट, वो वफाक कहता है ये मेरा पैसा हाँ। है, सिंध गवर्नमेंट कहती है सिंध मेरा गवर्नमेंट पैसा है, लेकिन आप यहाँ लगाएं। सही। अगर मेयर कराची को हाथ में ये पैसे आ जाए, मैं ज़्यादा अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 385 अरब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स सही। इंपोर्ट के ऊपर, दोनों पोर्ट पर पूरे मुल्क भर की इंपोर्ट होती है, जी, उससे जी, लेते हैं। जी। लेकिन हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका यूज हो रहा है, कराची का। माल कराची आता है, का। यहाँ से माल जाता है तो कराची का। पोर्ट कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, कराची का। दोनों पोर्ट यहाँ है, तो सिंध को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, चाहे हाँ। गैस के ऊपर आप बात हाँ, करें, सही। इंफ्रास्ट्रक्चर के या पैसे के ऊपर। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें आजिज़ एक भाई। बात जो आपने हाँ। शुरू में कही, हाँ। गवर्नर साहब के लिए अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। कुछ ज्यादा ही बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है कामरान टिसोरी साहब के हाँ। लिए। और मुर्तज़ा आपने कहा था कि आजिज़ मुझे- भाई उन्होंने ऑन भी करना शुरू कर दिया और चैलेंज ऑलमोस्ट एक्सेप्ट भी कर मैं बताता हूँ ना कि मेयर कराची ने कहा था कि गवर्नर साहब बहुत बड़ी बातें करते हैं, अगर वो वफाक के नुमाइंदे हैं हाँ। तो मुझे 100 अरब रुपए वफाक की हुकूमत से दिला दें। हाँ। मैं कराची में काम करता हूँ। अच्छा, दावा किया था कामरान टिसोरी साहब ने कि मैं 100 अरब रुपए दिला दूंगा वफाक से। हाँ। मुर्तज़ा वहाब मेरे पास आए और अच्छा, मुर्तज़ा वहाब ने सारे मंसूबे भेजे। अब कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गवर्नर से ने ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने कहा है कि जी कराची के तरक्याती कामों के लिए 100 अरब रुपए दिए जाएं। सही। अब गवर्नर साहब ने दावा तो किया था कि वे मेयर कराची को 100 अरब रुपए दिलाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब इम्तिहान शुरू हो गया है। अब देखें कि ये वफाक से कराची को, हाँ। स्पेशली कराची के मंसूबों सही। के लिए 100 अरब रुपए गवर्नर साहब कब दिलाते हैं। अगर नहीं दिलाते हैं तो फिर मुर्तज़ा वहाब चढ़त तो करेगा। हाँ, वो बोलेगा जी आपने दावा किया था कि मैं कराची के मसले हल कराता हूँ, आप मुझे दिलवाएं। जो सूरत हाल अशरफ भाई ने बताई, उस सूरत हाल से नहीं लग रहा कि वफाकी हुकूमत कोई बराह रास्त 100 अरब रुपए सही। कराची को देखें, कराची के लिए दावे तो सब करते हैं, सिंध हुकूमत भी करती है और वफाकी हुकूमत। वफाक पे अशरफ भाई ने सिर्फ एक मद बताया, इस तरह के और 10 मद हैं। अगर टैक्सेस की हम बात करें, FBR जो टैक्स वसूल करती है, दीगर जो टैक्सेस हम वसूल करते हैं, उससे अगर ड्यू शेयर कराची को मिले तो कराची में बहुत काम। वफाक नहीं दे रहा कराची को। अब तो गवर्नर भी MQM से हैं, MQM के वज़रा वफाक में मौजूद हैं, MQM वफाक की हुकूमत की इत्तेहादी है, तो ले आए ना कराची के लिए पैसे, बजाय जो लफ्ज़ गोलाबारी इस्तेमाल की अशरफ भाई ने, बजाय लफ्जी गोलाबारी करने के लिए अमली कोई काम करें, पैसे ले आए ना भाई। कराची जिसको के भी जो भी पैसे दे, जिसको जो भी फंड्स दे, कराची का काम हो जाए, लेकिन कराची का जो काम है वो नहीं होता। और ये हमेशा ये सूरत हाल होती है कि आपस में ब्लेम गेम की जो सूरत हाल होती है ना, वो रहती है। अच्छा आजिज़ भाई, अभी कुछ बात करते हैं किनालों के हवाले से, क्योंकि ये एक इस तरह का सीरियस कंसर्न है पीपल्स पार्टी का भी, और फिर इसके ऊपर वोकल होकर वो बात भी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी हम इसके हवाले से एहतजाज भी करेंगे, और फिर वज़ीर आला सिंध ने भी इस हवाले से बात की, प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने अपील की। अभी क्या करंट सिचुएशन क्या है, पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है और होने क्या जा रहा है? बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए, स्पेशली सिंध में। अच्छा। इसलिए कि पूरा सिंध, पीपल्स पार्टी खुद भी एहतजाज में है, यानी हुकूमत में होते हुए भी पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। उससे आप अंदाज़ा करें इससे ज़्यादा और क्या हो।
सही। देखिए ना, भले वजारतें ना हो, लेकिन ये तो सबको पता है ना कि पीपल्स पार्टी की वजह से हाँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खड़ी है। हुकूमत खड़ी है तो भाई आप हुकूमत हैं ना, आप तो मसले हल करवाएं, आप एहतजाज ना करें। भले GDA कर रही हो, कॉम्प्रस्त कर रहे हो, JUI एहतजाज कर रही हो, या सिंध के आम शहरी बच्चे बुजुर्ग सभी एहतजाज में हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उस प्रेशर में आके खुद भी एहतजाज कर रही है। सही। तो मसला ये गंभीर हो गया है, इस हद तक गंभीर हो गया है कि सिंध अब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि दरियाए सिंध पर ये 6 कैनाल या 2 कैनाल, खासतौर पर 2 कैनाल्स की बात हो रही है, चोलिस्तान और चौबारा। बाकी कैनालों का इशू तो पुराना है। तो अगर ये चोलिस्तान कैनाल बनता है, जिससे कोई इब्तदा में 12 लाख और अल्टीमेटली 40 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करने का प्लान है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, लेकिन अगर ये कैनाल का मसला हल नहीं होता है आने वाले हफ्ते में, तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद होना है। ओके, ये तो एक खतरनाक खबर मैं बता रहा हूँ। सिंध पंजाब बॉर्डर क्यों बंद होना है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने परसों ये अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते में अगर ये मसला हल नहीं होता तो हम सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम आप जानते हैं एक मजहबी जमात है और उनके पास स्टेट पावर मौजूद है सिंध में। अभी भी उन्होंने परसों जो एहतजाज किया, 6 मकामात पर उन्होंने एहतजाज किए। दरियाए सिंध के ऊपर जो ब्रिज बने हुए थे, उन ब्रिजेस पे 6 सिंध में 6 मकामात, और हर ब्रिज के ऊपर हज़ारों की तादाद में मौलाना साहब शरीक थे उस एहतजाज में। तो ये सूरत हाल खतरनाक होने अच्छा, ये सिर्फ JUI नहीं होगी, अगर ये ऐलान इस तरह का होगा, फिर दीगर कॉम्प्रस जमातें, फिर GDA, फिर बाकी सारी जमातें उस देखें, अगर 10,000 लोग भी जमा होके सिंध पंजाब बॉर्डर पे बैठ गए, फिर तो उनको उठाना मुश्किल हो जाएगा। कल की एक मिसाल है, सिर्फ 6-5 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक बंद किया था स्टील मिल के मुलाजमीन के लिए, तो कितनी मुश्किल सूरत हाल हो गई थी। सिर्फ एक शहर में रेलवे ट्रैक बंद हुआ था। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी को वज़ीर आला को फ़ोन करना पड़ा, वज़ीर आला को मुदाखलत करनी पड़ी, उसके बाद वो रेलवे ट्रैक जाके खुली है 6-7 घंटे के बाद। लेकिन वो और उससे बड़ी बात है, अगर सिंध पंजाब बॉर्डर बंद होता है, आप तसव्वुर करें कि यहाँ पोर्ट से जाना सब कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर सिंध पंजाब बॉर्डर जो है ये ब्लॉक होता है तो ये तो फिर बहुत बड़ा क्योस क्रिएट होगा। लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे आजिज़ भाई से, अशरफ भाई से, कि इसका फिर हल क्या है। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। तो बात हो रही है कैनालों के हवाले से, पीपल्स पार्टी का इस पर जो स्टैटिक स्टांस है, और इसके अलावा जिस तरह से अब ये मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और अभी जो खबर दी है बॉर्डर के हवाले से आजिज़ भाई ने, वो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर सकती है, ब्लॉक बना सकती है, और इसके लिए पीपल्स पार्टी जो इसके ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा। अशरफ भाई कैसे देख रहे हैं कि इस सूरत हाल को वहाँ तक जाने से पहले क्या हल किया जा सकता है, ये या वाकई ये जाएगी, इतना प्रोलॉन्ग होगा ये मसला? देखिए सब कोई भी चीज़ होती है, कोई फैसला करते हैं, सूबों को मिलाना पड़ता है। इसके लिए एक है जो आजिज़ भाई भी इसमें बताएंगे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक इजलास होता है। अब उसमें क्या होता है, तमाम वज़ीर आला वज़ीर आज़म के साथ बैठते हैं, उसके ऊपर एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसके बाद चारों सूबों के एक पेश पे आना होता है, फिर वो वफाक के साथ जाते हैं। अब ये जो फैसले हुए हैं, इसके क्या है, इसका बैकअप क्या है, क्या ब्रीफिंग दी गई है। मुराद अली शाह की ब्रीफिंग में ये गए थे अभी लास्ट जो खुसूसी तौर पे हुई थी, उसमें ये सवालात बहुत सारे हुए हैं, बहुत सख्त सवालात हुए हैं मुराद अली शाह। और सबसे बताऊं कि एक बात सबसे अच्छी पीपल्स पार्टी की क्या बात है, आप जितने सख्त सवालात कर लेना उसका जवाब आता है हंस के। बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपको गारंटी 20 साल हो गए मुझे, और मैं चाहे नासिर हुसैन शाह हूँ, सईद गनी हूँ, शर्जील मेमन हूँ, मुराद अली शाह, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं सिंध के ना, हम फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर इतने सख्त सवालात करते हैं, लेकिन जो हंस के जवाब जरूर देते हैं, तपते नहीं है, नाराज नहीं होते हैं जैसे हमारे बाकी लोग हो जाते हैं। हमारा काम है, देखें आवाम की चीज़ है, आवाम के हम नुमाइंदे हैं, हम सवाल करते हैं, तो आप नाराज नहीं हुआ करें ना। अब वो पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत नंबर 1 है। चलें जी, पीपल्स पार्टी की तारीफें हो रही है कि पीपल्स पार्टी से आप कितने भी टफ क्वेश्चंस करें, पीपल्स पार्टी बड़ा हंस के मुस्कुरा के सारे गुजरा जो है वो जवाब देते हैं। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ना, तो उसमें ये है कि आपको बताना पड़ेगा, आप जो भी ज़मीन दे रहे हैं उसको पानी देने के लिए जो चीज़ें प्लानिंग करें, लेकिन बाकी जो ज़मीन है, देखिए सिंध एक अपर और लोअर सिंध है। अब वहाँ कपास भी लगती है, गंदम भी लगती है,
ठीक है, गन्ने का भी लगती है, और ये सारी, तो ये पूरी एक आपकी कट ऑफ फील्ड जो है चल रही होती है, सीजन जो है उसके अंदर। अगर आपने उसका पानी रोक लिया, आप बताएं फसल की पैदावार को क्या होगा? ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, गंदम की फसल को नुकसान होगा, चावल की फसल को नुकसान होगा, कपास की फसल को नुकसान होगा, गन्ने की फसल को नुकसान होगा। तो इतने सारी तादाद में जो हमारे काश्तकार हैं, जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, गंदम दे के हम खा रहे हैं, अपनी गंदम, अपना चावल, ठीक है, और हम अब ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कपास हमारी कॉटन उग रही है, तो उनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए कि वो कहाँ जाएंगे। अगर आप केनाल बना के उधर जमीन को दे देंगे तो वहाँ पानी का, देखें आपके घर में पानी आ रहा है, अब यहाँ पे 10 घर हैं, अब 10 घर के बदले उस लाइन में 10 घर को पानी दे रहा है, तो आपने 2 गलियां और डाल दी, यानी 30 घर डाल दिए, तो 10 घर को पानी मिलेगा, हाँ या नहीं? आप ये बताएं। बिल्कुल, अब 10 घर की बजाय 30 घर और डाल देंगे उसमें, तो 40 घर हो गए, तो मिलेंगे पानी? नहीं मिलेगा। आप इसका जवाब देना। 2 बातें हैं इसमें सबा। एक तो अशरफ भाई ने बताया जो CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसका इजलास होना चाहिए। 2 खुतूत लिख चुके हैं वज़ीर आला सिंध। सही। पिछले साल अक्टूबर में खत लिखा कि CCI का इजलास बुलाया जाए। इस साल जनवरी में खत लिखा कि CCI का इजलास बुलाया जाए। और सवाल ही ये है, यही तो हम सवाल करते हैं कि आप इत्तेहाद में होते हुए भी वफाकी हुकूमत आपको इतना घास नहीं डालती कि आपके कहने पे CCI का इजलास बुला। अच्छा, CCI का इजलास बुलाना वैसे भी मैंडेटरी है, हर तीसरे महीने इजलास बुलाना वैसे भी आईनी ज़रूरत है। लेकिन ये जब से हुकूमत आई है, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, CCI का इजलास नहीं हुआ। एक साल से ज़्यादा हो गया, CCI का इजलास नहीं हुआ, एक भी इजलास नहीं हुआ। तो ये मसला एक तो CCI में हल हो सकता है, ये वहाँ चारों सूबों के नुमाइंदे बैठते हैं और इस मसले के पे बैठ के हल करते हैं। तो शायद वफाक को कोई खौफ है कि CCI में शायद, चूँकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, KP की गवर्नमेंट भी कैनालों की हिमायत नहीं कर रही, तो 3 हुकूमतें जब मुखालिफत करेंगी तो वफाक की हुकूमत डिफीट हो जाएगी CCI में। इस वजह से CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। दूसरा क्या हाल है? दूसरा हाल ये है कि कल कौमी असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें हुई हैं पीपल्स पार्टी, क्योंकि 10-12 MNAs ने इस मसले पे बात की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में ऐलान कर दे। वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली में मौजूद हैं, ऐलान कर दें कि जी ये मनसूबा चूँकि एक कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है और वाकई ये मुल्क की सलामती का मसला बन चुका है। अगर सूबे खिलाफ हैं, देखिए ना, वफाक और सूबे की हमांगी बहुत ज़रूरी होती है जमहूरी सिस्टम में। अगर 3 सूबे डेमोक्रेटिक सिस्टम में वफाक के खिलाफ हो जाएं, एक सूबे पे तो वफाकी निज़ाम नहीं चल सकता। तो उसका हल ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़िलहाल इसके बारे में एक ऐलान कर दें कि जी इस मंसूबे को हम रोक देते हैं। लेकिन बहरहाल, लेकिन आजिज़ भाई, मेरा सवाल ये है कि चले ठीक है, पीपल्स पार्टी ने अपने कंसर्न शो कर दिए, दीगर बातें भी हो रही हैं, इस हवाले से मुतारिक भी हैं। अब आपने कहा कि जी सिंध पंजाब बॉर्डर जो है वो भी बंद हो सकता है, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन बात वही है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस टाइम पर पीपल्स पार्टी को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, उस टाइम पर पीपल्स पार्टी नहीं बोली, उस टाइम पर उन्होंने उस तरीके से एक्टिवली इसके बारे में रिस्पांस नहीं दिया, और अब जाके जब ये मसला क्रिएट हुआ है तो ये फिर मसला यहाँ तक पहुँच रहा है। ये थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये सवाल मुराद अली शाह से मैंने किया था। अच्छा, मैंने किया था कि आप कहाँ थे जब जुलाई 2024 में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास होता है। वहाँ ये 6 कैनालों की बात होती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सदर ममलिकत ने मंजूरी दी, लेकिन आईनी तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है कि सदर किसी डेवलपमेंट स्कीम की मंजूरी दे सके। चलें, लेकिन उन्होंने ये कहा होगा कि जाएं मुशावरत करें और इस पर काम शुरू करें, इस तरह हो सकता है। सही भाई, 8 जुलाई 2024 में सदर ममलिकत की सदारत में ये मीटिंग होती है। उससे लेके आज से 2 महीने कबल तक पीपल्स पार्टी से सवाल होता है कि आप खामोश क्यों रहे। वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, मुराद अली शाह इस बात को तस्लीम नहीं करता है कि हम खामोश रहे। वो कहता है कि हम डे 1 से इस पे ख़तो किताबत हमने जारी रखी है वफाकी हुकूमत से। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मामला रेज हो गया, जब एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर गया, तो फिर पीपल्स पार्टी बेबस हो गई। सीधी सी बात है कि उसका वोट बैंक सिंध है, उसका पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो सूबा सिंध में है। अगर सूबा सिंध में सिंध के लोग जो पीपल्स पार्टी के, आपको पता है 4 अप्रैल को क्या हुआ था? गढ़ी खुदा बख्श में जलसा था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी थी। जिस दिन बिलावल भुट्टो ने बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहा था और आपने टीवी में सुना नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, नारे लग रहे हैं,
पंजाब तुमसे झगड़ा है, वफाक तुमसे झगड़ा है। बिलावल भुट्टो स्पीच में वफाक को डिफेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि और नारे लग रहे हैं कि उसकी अपनी पार्टी के कारकुन क्या, इससे अंदाजा आप लगाएं ना कितना बड़ा प्रेशर है, कितना बड़ा प्रेशर है और कॉन्ट्रडिक्शन कितनी बड़ी है कि बिलावल जो है वो डिफेंड कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, और कारकुन नारे लगा रहे हैं पंजाब के अगेंस्ट। ये और तो मुतालबा ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए। प्रेशर ये है जो जाहिर है नहीं होना चाह रही पीपल्स पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट खड़ी उसके उस पे, लेकिन इस मसले पे अगर सूरत हाल इस नहज पे चली गई तो पीपल्स पार्टी के लिए सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो हुकूमत से वित्ड्रॉ हो जाए। भाई क्या ये पीपल्स पार्टी मुतहमिल हो सकती है डिटैचमेंट की? अभी आजिज भाई ने जैसे पॉइंट वाइज बताया, तो अगर सिंध पंजाब बॉर्डर बंद होता है तो कल जैसे स्टील मिल के मुलाजमीन ने 9 घंटे वो बंद किया, रेलवे हिल गई, वफाकी हुकूमत हिल गई, मुराद अली शाह साहब को उन्होंने वो जगह दिया, सब कुछ सब हिल गया। उसके बाद रात को हमारी टीम 12 बजे बताया कि ख़त्म हुआ है। यानी कब से आप अब मसला ये है कि ये वाला जो है अगर सिंध पंजाब बॉर्डर बंद हो गया ना तो पूरे कराची, मतलब कराची पूरी सप्लाई चेन करता है, सारी इंपोर्ट की, इंडस्ट्री की, ताजरों की, सारा माल ट्रकों के ज़रिए। अगर ये पंजाब और सिंध बॉर्डर बंद हो गया, आप सोचें सप्लाई चेन टूटेगी तो क्या होगा, हमारे माफिया आ जाएंगे, लोगों को लूटेंगे, जो होता है अमूमी तौर पर। लेकिन ये जो कंसर्न है, सबसे अहम बात कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आप नहीं बुला रहे, ठीक है, आप ये जो बात है ये नहीं सुन रहे, क्योंकि खत लिख रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा है ना, कोई जवाब तो दो ना आप। अच्छा कोई बात बोलो कि बैठ के बात करो, नहीं कर रहे हो। एट दी एंड जो एहतजाज जो प्रोटेस्ट में या शिद्दत इख्तियार कर गया तो एट दी एंड क्या होगा, मैं मतलब इंडिकेशन दे रहा हूँ, जब आप तीनों ऑप्शन पे अगर अमल दरामद नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी के पास एक ही हिस्सा रह जाएगा कि वफाक से हट जाए, क्योंकि वो अभी ऑप्शन दे रही कि भाई ये है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाओ, आप यहाँ पे जो मसाइल हैं इनको बैठ के इसको अभी फौरी तौर पे इसको जो मुअत्तल करो, और उसके बाद अब देखो कि क्या आगे चलना है। अब ये 3 ऑप्शन अगर नहीं जाती है वफाक, सही, वो कह रही पंजाब तो रेडी, वो कह रहे हैं पंजाब रेडी, हम नहीं रेडी हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं माना तो क्या ऑप्शन होगा पीपल्स पार्टी के पास, वो ये कि वो जो साथ बैठे हुए हट जाएंगे। तो ये क्या मुतहमिल हो सकती है पीपल्स पार्टी की? अल्टीमेटली इसके बाद तो हुकूमत नहीं रहती। वही ना, मतलब तो ये तो बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा। पार्लियामेंट में 3 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई। पीटीआई वैसे ही अपोजिशन में है, यानी हुकूमत के साथ नहीं है। 2 जमातों यानी 2 जमातों की इत्तेहाद पे मुश्तमिल गवर्नमेंट है, उसमें से एक जमात अगर चली जाती है तो फिर हुकूमत बचने का कोई जवाब नहीं बचता, हुकूमत बचने का कोई जवाब नहीं बचता। तो फिर क्या लगता है आपको कि आजिज़ भाई ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्योंकि मैं इसलिए ये बात पूछ रही हूँ कि क्योंकि अगर हुकूमत बचने का जवाब नहीं बनता तो फिर ये तो कियोस क्रिएट होगा, और फिर आप सूरत हाल को उसी तरफ जाते हुए देख रहे हैं जिस तरफ लोग बातें कर रहे हैं, जिन बातों का लोग इशारा दे रहे हैं। नहीं, इसको हल करना चाहिए ना। सीधी सी बात है कि हुकूमतों में क्राइसिस दुनिया भर में आती हैं, लेकिन हुकूमतों का काम होता है उन क्राइसिस को हल करना। इस क्राइसिस को कोई और तो हल नहीं करेगा, फेडरल गवर्नमेंट ही हल करेगा। ये ना अमेरिका का मसला है, ना यूरोप का मसला है, ना IMF का मसला है, ना यूरोपीय यूनियन का मसला है ना। बिल्कुल भाई ये तो सीधा सीधा आपके पार्लियामेंट का मसला है और आपके वफाकी। अब ये वाले मसले पे तो वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी मतलब वफाकी वज़ीर, ये तो नहीं IMF ने कहा है, वो तो आपका इंटरनल मैटर है। यहाँ पे ये सारी जो इसहाक डार साहब ने कल कौमी से जो डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक डार, उन्होंने कल यकीन दिलाया है कि जी मैंने वज़ीर आला से बात की है और हम बैठ के इस मसले को हल करेंगे। तो भाई बैठकर हल करें ना, इसको आप लेंदी क्यों कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग ना करें, प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं? जितना मेरा इसमें तज्जिया है कि इसको जितना प्रोलॉन्ग करेंगे नुकसान होगा, जितना ये तवील होगा उसका नुकसान होगा। फिर उसमें जो है वो लफ्जी गोलाबारियां होंगी, बयानात आएंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो ज़्यादा फिर मुतारिक होंगे, मुश्तिल होंगे। तो क्योस क्रिएट करने से बेहतर ये कि अगर वाकई इसहाक डार साहब ने कहा है तो वो फिर इस पर बैठ के बात भी कर लें। अच्छा जनाब, एक और मसला, बल्कि मसला क्या, ये तो कहते हैं कि मसला हल होने जा रहा है, ट्रैफिक का मसला। शाहराह भुट्टो कैटेगोरिकली कह दिया है सीएम सिंध ने जी 30 अप्रैल शाहराह भुट्टो कायदाबाद ब्रिज के साथ मैं रोज़ाना वहाँ से गुजरता हूँ और रोज़ाना देखता आता हूँ। वो हो गया है तकरीबन, अच्छा, कि यानी उसका जो सेकंड फेज़ है, पहला फेज़ था
यहाँ से जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक, सही। शाह फैसल इंटरचेंज, हाँ। अब शाह फैसल से कायदाबाद इंटरचेंज। सही। तो कायदाबाद इंटरचेंज पे काम हो रहा है। सीएम ने अल्टीमेटम दिया है कि वो 30 अप्रैल को उसका इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, लेकिन शायद 30 अप्रैल को ना हो, मेरा ये अपना उन्होंने तो ज़ाती कहा है ख्याल भाई हर हाल में, ये कि मैंने उन्होंने तो कह दिया हर हाल 30 में, अप्रैल लेकिन को मुझे नहीं लग इफ्तिताह रहा होना कि 30 चाहिए। अप्रैल मतलब आने वाले 20-21 दिनों में हाँ। ये कंप्लीट मुकम्मल हो जाए और कायदाबाद से कनेक्ट हो जाए। मुझे लग रहा है कि ये इसमें 10-15-20 दिन और मजीद लग सकते हैं, ये मेरा ख्याल है। चलिए मैं जी। कोई टेक्निकल माहिर हाँ। नहीं हूँ, इंजीनियर्स को ज़्यादा लेकिन पता क्योंकि होगा। आजिज भाई की बड़ी गहरी नजर होती है तमाम तर मामलात पे, तो आजिज भाई के मुताबिक उनको ऐसा लग रहा है सिचुएशन देख के कि ये मामला 30 अप्रैल को नहीं होगा। एक्सटेंड होगा। अच्छा जी, एक और न्यूज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और ये न्यूज़ है कि जी बरतानवी शहरी नदीम अख्तर ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल फ्रॉडी ग्रुप का इंकशाफ किया। और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है जो कि सिटी 21 पर चली थी, वो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास अभी इसकी जो करंट अपडेट है उसकी रिपोर्ट क्या है। सो हैव अ लुक। साजों के निशाने पर आ गए बरतानवी शहरी नदीम अख्तर की इंकशाफाती प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल फराडी ग्रुप का इंकशाफ कर दिया। फराडी ग्रुप के सबूत भी पेश। कहा कि उनका भाई अमजद और भतीजा फैसल इंटरनेशनल फराडी ग्रुप का हिस्सा हैं। ग्रुप ने कराची, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के साथ साथ कई ममालिक में भी फराड किया है। नेब और FIA उनको तलाश कर रही है। हमारे खानदान का मज़कूरा बाप और उसके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। 2022 में 21 में फ्रॉड किया था, उनको पहले से बता दिया है कि हमारा भाई से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी साख मुतासर हो रही है, वहाँ UK में या कनाडा में जो हमारे बिजनेस है वो मुतासर होने को बंदा आपको मिलता है। अच्छा छोटा जलालपुर भी मुल्तान ये बंदा है, अच्छा ये आपका भाई है, शर्म से हमारे जो है ना आप किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं होते। नदीम अख्तर ने बताया कि अल यूसर, फेडरलिटी और दीगर कंपनियां बैरूनी ममालिक में रजिस्टर्ड हैं। FIA ने मज़कूरा कंपनियों का पता लगा लिया है। FIA को तमाम सबूत भी फराहम कर दिए हैं। दोनों बाप बेटे दुबई और अमान में रहते हैं। FIA ने कार्रवाई के लिए इन ममालिक से भी राब्ता किया है। रिसेंट जो फ्रॉड हुए हैं वीनस ग्रुप के नाम से 12 अरब रुपए का, उसमें जो शख्स इन्वॉल्व हैं बैक एंड मास्टरमाइंड, वो अमजद अली मेरा रियल ब्रदर है, उसका बेटा फैसल रज़ा है, जो कि वीनस ग्रुप के साथ अलाक करके उन्होंने 12 अरब रुपया मुल्तान के लोगों से विद इन 2 ईयर नफरत देने की बुनियाद पे उन्होंने लूटा हुआ है। और इससे पहले वो अल यूसर ग्रुप को उन्होंने ओमान में, कतर में अल खैर ग्रुप, इस तरह के उन्होंने अरबों रुपए के तकरीबन 5 से 10 मिलियन डॉलर के फ्रॉड वहाँ पे किया हुआ है। नदीम अख्तर का कहना था कि वो मंजर आम पर इसलिए आए हैं कि मजीद शहरी इस फराडी ग्रुप से बच सकें। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। चलिए जी, आजिज भाई की आपने ये रिपोर्ट देखी, और आजिज भाई ये क्या मामला है कि अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया और उसके भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है? अभी कुछ अर्सा कबल हमारे 24 न्यूज़ पे एक स्टोरी चली मुल्तान से, वेनस ग्रुप का। वहाँ सिर्फ मुल्तान से 12 अरब रुपए लोगों से लूटे गए। अच्छा, सिर्फ मुल्तान, यानी किसी के 3 करोड़, किसी के 8 करोड़, किसी के 5 करोड़, किसी के 10 करोड़, इस तरह लोगों से उन्होंने। ये क्या करते हैं, हाँ। ये सिर्फ जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है ना, उनको हिट करते हैं। ये अच्छा, कोई मुझसे अच्छा। आपसे नहीं करते लेन देन, ये ऊपर की लेवल का लेन क्योंकि देन करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि कंपनी भी रजिस्टर्ड है। एक कंपनी नहीं, कई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब पैसे की लेन देन होती है, अच्छा ये ट्रांजैक्शंस वगैरह पूरी ऑनलाइन होती हैं। हाँ। अच्छा बातचीत पूरी फोन, ये लोग खुद बाहर बैठे हुए होते हैं, दुबई में, अमान में या कनाडा में या कहीं भी बाहर के ममालिक में बैठे हुए होते हैं। टेलीफोन पूरी जो है, अच्छा फिर इनके एजेंट शहरों में काम करते हैं। अच्छा इनके एजेंट भी बड़े लेवल के लोग होते हैं, कोई गरीब नहीं होते। वो भी किसी आपको लगेगा कि ये तो बड़ा बिजनेसमैन है यार, कहाँ जाएगा, उसका बाजार बिजनेस है लेकिन कोई बिजनेस। चले यहीं से कंटिन्यू करते प्रोग्राम में, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टोरी पे आजिज भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉड किस तरह हुआ और कितने लोग इससे मुतासर हुए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, और हम बात करें कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये अरबों रुपए का जो फ्रॉड हुआ है, जो बंदा है ये कैसे इतना बड़ा जो है वो फ्रॉड करके चला गया, और अब उस हवाले से बात हो रही है। आजिज भाई आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। इन पे बहुत सारे मुकदमात भी हैं, FIA में मुकदमात हैं, नेब में मुकदमात हैं। अब चूंकि मसला जब आता है, 2 मुल्कों का जब इशू हो जाता है, अब एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है तो इसको डायरेक्टली जाके कोई FIA पकड़ नहीं सकती वहाँ पे, जाहिर है कि फिर उसका रेड वारंट होता है, उसका
इंटरनेशनली बहुत सारे सही। मामलात होते हैं, या किसी भी मुल्क में अगर बंदा बैठा हुआ होता है तो यहाँ से पुलिस जाके उसको पकड़ के ले के नहीं आ सकती। सही। ये एक इशू है अपनी जगह। ये लोग पूरा क्राइम बाहर से बैठ के करते हैं, इनके एजेंट यहाँ लोगों को लूट के फिर वो भी फरार हो जाते हैं। वेनस ग्रुप में ये हुआ। सही। वेनस ग्रुप मुल्तान का एक ग्रुप था, उनका दफ्तर वहाँ सब कुछ था, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ लिंक किया, वहाँ लोगों से पैसे लिए 12 अरब रुपए। मुल्तान जैसे, क्योंकि मुल्तान एक बड़ा कारोबारी शहर है और बड़ा बिजनेस का उसका एक। अच्छा, जितने लोगों के इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं, वो हमने सुना है, तो वो कह रहे हैं किसी ने 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। अच्छा, एक बोल रहा है कि मैंने लोगों से पैसे जमा करके दिए, अब वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं कहाँ से पैसे दूँ। सही। वो लालच में आके लालच में आके, हाँ। लालच में आके कि जी बिजनेस के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे ले रहे हैं जी, आपको आप 5 करोड़ देंगे तो आपको वो 10 करोड़ होके मिल जाएंगे। सही। उसके बाद लोग फंस जाते हैं। तो ये एक बड़ा सीन हो रहा है। ये उसका भाई यूके से यहाँ आया हुआ है, जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सही। उसने बताया कि मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अब जो पंजाब के सेटलर है ना, लोग हमारी फैमिली को आके गले में पकड़ रहे हैं कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा जाहिर है अगर एक बंदा फैमिली से कोई गलत काम कर रहा हो तो उसकी पूरी फैमिली शर्मिंदा हो रही होती है कि भाई ये इसने क्या किया। तभी तो उसके भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और बाकायदा आके उन्होंने उनका सच बताया कि ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। और ये मेरे ख्याल में जस्टिफाई करना बड़ा ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक शख्स आपकी फैमिली से इस तरह से कुछ भी काम कर रहा हो जो इलीगल एक्टिविटी हो, कोई गलत चीज हो, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आप पर आता है। लोग आपसे रिलेट करते हैं, तो आपको जरूर उसको क्लियर करना चाहिए कि आपका कितना ताल्लुक बनता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने पूरा उनको बताया कि वो किस तरह काम करते हैं, आइडेंटिफाई किया कि वो किस तरह से लोगों के पैसे लूट के भाग गए। जी, अभी FIA इसको तहकीकात कर रही है। हाँ। मेरा ख्याल है यकीनन कोई ना कोई रास्ता FIA निकालेगी, इन लोगों में हाथ तो डालेगी किसी न किसी तरह। हाँ। और हाथ डालना भी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि ये इन इदारों का काम है। लोग तो लुट गए सो लुट गए, हाँ। लेकिन वो जो ये काम कर रहे हैं वो रुक के थोड़ी जाएंगे। वो तो अपना उन्होंने तो अपना सिस्टम बनाया हुआ है, दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में बैठकर वो लोगों को लूटते हैं। सही बात है। जो गलत काम कर रहे होते हैं वो नहीं रुकते, वो किसी भी फॉर्म में थोड़ा रुक जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा वही काम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वही अशरफ भाई वाली बात कि लालच जो है वो बुरी बला है, और ये जो पैसा है ना, और ये जो इसकी चमक है और ये लालच है, ये फिर आपको बुराइयों की तरफ मजीद धकेलता रहता है। क्यों अशरफ भाई इस हवाले से बताएं कि अब ये बुलाया जाएगा इनको वहाँ से, जिस तरह कह रहे हैं कि FIA मुतारिक है? नहीं, देखिए आसान बात नहीं है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाना पड़ेगा, फिर उनके अपने लॉज हैं, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस दिखा रहे हैं, फिर उनको ऐसे हाथ डालना, तो पूरा एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपको जाना होगा। रेड वारंट निकलता है, फिर आपका यहाँ से FIA उस पर केस डालेगा, क्योंकि पाकिस्तानी है यकीनी तौर पर। मैं एक चीज़ मैं बताऊँ कि बहुत इस मुल्क में ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि लालच की वजह से लोग ये नहीं समझते। बहुत सिंपल, अगर मैं आपको बोलूँ अभी कि सबा एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, 10 लाख रुपए लगाएं और 2 साल में 20 लाख रुपए ले लें, तो बहुत सिंपल सा है, सादा और आसान बात। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जो आप इन्वेस्टमेंट लगाएं उसका 100% आपको रिटर्न मिल जाए। सही पॉसिबिलिटी नहीं, ये होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मैंने ये सोफ़ा लिया, एग्जाम्पल 1000 रुपये का सोफ़ा लिया, मैं इस्तेमाल करूँगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, उसके बाद कितने टाइम के बाद मुझे ये फ्री पड़ेगा। कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है। जैसे सोलर का, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। अब आप ये कहो कि मैं आपको 2 साल में डबल कर दूंगा, डबल चाह याद होगा आपको, बहुत सारे डबल चाह तो यहाँ तो आए दिन, क्योंकि हमारे यहाँ जो तबका है ना, उनको ये चीज़ दिमाग में नहीं बैठती है कि कोई फैक्ट्रियाँ लगाता है। आप क्या समझते हैं, फैक्ट्री लगाता है, अगर उसे 10 करोड़ रुपये लगाए, 1 महीने बाद 20 करोड़ रुपये हो जाएंगे, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। तो ये बहुत सिंपल सा है कि कोई आपको लालच दे रहा है ना, तो हमारे दीन में भी लालच जो है बुरी बला है कि अगर आपको कह रहे हैं, तो बिजनेस कोई भी होता है, बाटर ट्रेड होता है, लेन देन होता है, कुछ समझ में आता है। अब आप बोलेंगे मोटरसाइकिल 1 ले ले, 10 मोटरसाइकिल कर दूंगा, तो जादू से ही हो सकती है, मगर ये रियल फैक्ट में नहीं हो। मगर लोगों के पास इतना पैसा है, आप देखें कराची तक में, ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि मुल्तान में, यहाँ पे भी आपको पता है कि वो आपको मैसेज आते हैं मोबाइल पे, भाई 25,000 सबा आप जीत गई हैं बिना इनकम सपोर्ट में, और वो मैसेज दे दें, पिन कोड आएगा, आपने डाला, आपके अकाउंट से ठग। मैं डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं करता, क्योंकि वो डर लगता है। क्योंकि यहाँ आपके यहाँ जो इतने लूप होल्स है ना, कि वो बहुत बड़ा मसला है। अब हमारे यहाँ वो करने के बाद हमारे यहाँ कितने आते हैं, वो आया हमें पैसे, मैंने कहा तो भाई किसने कहा था, मैंने बैठे बैठाए किसी को कोई इनाम निकल सकता है ना, तुमने कुछ किया, सही बात है। मतलब अगर आपको बचाना, पानी में भी डूब रहे तो हाथ पांव
पाँव मारना पड़ता है बचने के लिए। सही। आप ना कुछ कर रहे हो, आपको मैसेज आ गया भाई 50,000 रुपए आप जीत और गए। इस तरह फ्री में आपको ना कोई पैसे दे देता है, ना आपकी कोई मदद कर देता है। हमेशा लोगों के कोई ना कोई कंसर्न्स होते हैं, हमेशा उसके पीछे लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से वो आपको यूज़ करते हैं। अब जो यूज़ करने वाले लोग हैं वही, जिस तरह से अशरफ भाई ने कहा कि ये लालच तो बुरी बला है, अब वो ये कहते जी जल्दी से पैसे आ जाए, जल्दी से जो है वो ज़िंदगी की सारी बहारें आ जाए। ऐसे नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आजिज़ भाई हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें और बहुत अच्छे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बहुत सिवियर होते हैं और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, छुपे हुए डिसऑर्डर होते हैं और उसका जिक्र भी कोई नहीं करता और लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उन डिसऑर्डर्स के साथ गुजार देते हैं और पता ही नहीं चलता कि फलां शख्स को ये डिसऑर्डर था या उसका प्रॉब्लम ये था। तो सबसे पहले हम फिक्टिशियस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये क्या डिसऑर्डर है, किन लोगों में होता है और इतना छुपा हुआ होता है, और फिर जो फैमिली के जिन मेंबर्स में ये डिसऑर्डर होता है वो लाइफ टाइम या थोड़े अरसे बाद घर वालों को इस तरह से तंग भी कर रहे होते हैं और घर वाले भी बड़े तंग हो रहे होते हैं। इन दी एंड आपने सुना होगा कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ गई हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, फिर क्या है। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर शऊर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, ये क्या डिसऑर्डर होता है कि सब कुछ डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर जो है वो पेशेंट कह रहा है नहीं जी मुझे तो पेन है, मेरे तो गुर्दे में दर्द है, मेरी तो मैदे में दर्द है और मेरे तो सर में दर्द है, डॉक्टर मेरी बात नहीं समझ रहा। फिर उसके बाद इसी तरह के पेशेंट्स को लेके कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, फैमिली भी परेशान, पेशेंट भी परेशान। क्या वाकई ऐसा ये हिडन डिसऑर्डर होता है जो कि लोग जान ही नहीं पाते कि ये डिसऑर्डर है इनको? मैं थोड़ा सा पहले बुनियाद इसकी समझा दूँ नाजरीन को कि डिसऑर्डर्स का फ़लसफ़ा क्या है। जी। इंसान के अंदर जो सारी बीमारियां हैं ना, उनका जड़ जो होता है वो एक वर्ड है, इसको कहते हैं हम फियर, खौफ। सही। अच्छा, ये जो जिन बीमारियों की हम बात करें इनका ताल्लुक जहन से, जहनी शख्सी बीमारियाँ, ज़ाहिरी नहीं, जिस्मानी नहीं। तो जो जहनी बीमारियों की सारी जड़ है वो खौफ होता है। अगर वो खौफ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो फोबिया, और पहले डिसऑर्डर बनता है फिर फोबिया बन जाता है। अगर वो उस खौफ की वजह से कोई एग्रेशन या कोई एक सर्टन बिहेवियर डेवलप हो जाए तो वो मेनिया बन जाते हैं, यानी कि एग्रेसिव बीमारी बन जाती है, मेनिया बंदा कहलाता है। तो ये कई 100,000 किस्म के मेनियाज हैं और कई 100,000 किस्म के जो है डिसऑर्डर्स एंड फोबियाज पाए जाते हैं। सही। जिसका आपने जिक्र किया, इससे मिलती जुलती बेसिकली 3 बीमारियां हैं जिन पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। एक तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, FDOS भी कहते हैं इसको। एक होता है सोमैटिक पेन डिसऑर्डर और एक होता है साइकोजेनिक। ये थोड़ा सा मेंटल स्पिरिचुअल साइड पे जाता है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो दोनों बीमारियां मैंने आपको बताई, फैक्टिशियस पेन और सोमैटिक पेन, सही, इसमें साइकोलॉजिकल ज़्यादा इम्प्लीकेशन होती है। बंदे का माइंड इस तरह ट्यून हो जाता है कि उसको लगता है कि मुझे पेन हो रहा है। अच्छा, इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसकी रीज़न मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी कि बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से आपने ये हैबिट डेवलप कर ली, बड़े होके आपके अंदर खौफ इतना ज़्यादा चीज़ों से आ गया कि आपने ये आदत डेवलप कर ली। आप अटेंशन सीकर हो, आप अटेंशन हासिल करना चाहते हो, इसलिए ये बिहेवियर करते हो। तो एज अ रिजल्ट आपने जैसे कहा ना कि वो सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन फिर भी जो है वो शिकायत कर रहे होते हैं। सही, बिल्कुल। तो ये जो फैक्टिशियस पेन डिसऑर्डर है, ये एक्चुअली वो पेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन जो शख्स है, जो पेशेंट है, वो अटेंशन सीख करने के लिए या उसकी एक साइकोलॉजिकल स्टेट में आके उसको बिलीव होने लग जाता है कि मुझे पेन हो रहा है। सही। अच्छा, जिस तरीके से सर ने कहा ना कि ये जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर है, इसके अंदर ये एक आपका दिमाग का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें आप ये सोच रहे होते हैं, सुपरफिशली आप सोच रहे थे कि मुझे पेन हो रहा है, आप कहते हैं मुझे पेन हो रहा है। अच्छा, उसके लिए आपको मेडिसिन भी दे देते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर घर वाले आपके लेके भी जा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक डिसऑर्डर होता है और छुपा हुआ डिसऑर्डर होता है। इसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बहुत सारे ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जिनको ये आदत होती है कि उनको अपने दिमाग के तौर पर लगता है कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे और कोई प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम लोगों में होता है और ये इसकी जो शरह है, यानी कि ये इस तरह से होती है कि हिडन होता है। ज़ाहिर है अगर किसी को पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली वो जाएगा, डॉक्टर से ट्रीट करवाएगा, अपनी कोई साइकोथेरेपी वगैरह करेगा, बट इन दी एंड नहीं होता। इसका सर नुकसान कितना होता है सोसाइटी में, जिस जगह ये लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं जो कि अटेंशन सीकर भी होते हैं, जिनको ये बताना भी होता है कि भाई मुझे ये जगह पेन हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे माइग्रेन हो रहा है। अब वो ये उनको पेन फील नहीं हो रहा है, ये उनका थॉट है कि उन्हें पेन हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूँ, दुनिया में इस पर रिसर्च हुई है तो वर्ल्ड वाइड 1.9 से 2.7% के दरमियान
पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इस बीमारी का शिकार होती है। सही। ज़्यादातर लोग जो है ये बीमारी लेटर एज में आफ्टर 40 या मिड एज के अंदर डेवलप करते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है और उनको अटेंशन नहीं मिलती। सही। दूसरा इसका नुकसान, ऐसा आपने अर्ज किया, इसके दो रुख है नुकसान की। एक तो ज़ाती नुकसान है इसका, और इसका नुकसान माशरे पे क्या असरअंदाज होता है उस शख्स की वजह से। उस शख्स की वजह से यही ना उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं। ज़ाती नुकसान ये होता है कि वो शख्स जो है वो हकीकत से दूर होता चला जाता है, वो फिक्टिशियस वर्ल्ड में रहने लग जाता है, वो रीजंस क्रिएट करने लग जाता है जिससे वो बार बार अटेंशन सीख कर सके कि मुझे पेन हो रहा है। पेन हो रहा है। अच्छा, ये कॉमन मैंने पाकिस्तान में भी देखा है। बहुत सारे लोगों से मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो वो मिलते हैं कि भाई हमने सारे रिपोर्ट्स करा ली, सारे टेस्ट, वो फाइल पूरी की पूरी फाइल लेके आते हैं, लेकिन हमें जी ये पेन नहीं जा रहा, हमें यहाँ दुखता है, हमें यहाँ दुखता है। अच्छा, इसकी एक बुनियादी वजह लाइफस्टाइल भी होता है। लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। आपकी जो न्यूट्रिशनल इनटेक है, खाने का तरीका, सोने का टाइमिंग, एक्सरसाइज नहीं करते आप, तो आपका लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी है कि उसकी वजह से भी आपको इस तरह के पेन्स उठने भी लगेंगे। तो आपको कभी उठते हैं पेन तो आप फील करते हो, कभी नहीं उठते तो ये आप फिक्टिशियस हो जाते हो। फिर आपको एक वहम रहने लग जाता है कि मुझे हर वक्त पेन रह रहा है। इसका ज़ाती नुकसान ये होता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है, आप मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाते हो, हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते हो कि मुझे अब कहीं पेन उठेगा, अब कुछ प्रॉब्लम होगी। इसका जो माशरती नुकसान है वो ये है कि दूसरे लोग तकलीफ में रहते हैं। आप बार बार पेन की शिकायत करते हो। अब घर में एक ऐसा शख्स है तो वो बार बार शिकायत कर रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ रहा है, वहाँ जा रहे हैं तो कुछ नहीं निकल रहा। वो अटेंशन सीकिंग के लिए उसको कोई काम बोल दिया गया तो वो फ़ौरन एक दर्द का शिकायत जाहिर कर दे। तो इसके नुकसान माशरे के ऊपर भी आते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ कम हो जाती है। सही। और एज अ पर्सनैलिटी, एज अ शख्सियत, आप अपनी तबाही का सामान खुद कर रहे होते हो। बिल्कुल। और आप हैबिचुअल हो जाते हैं जब आप दूसरों के लिए नुकसानदेह बन रहे होते हैं ना, तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर किसी शख्स को काम करने की आदत नहीं है तो उसके घर में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, उसको कहीं जाना है या नहीं जाना है, उसको कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको एक वो हैबिचुअल हो चुका है, उसकी हैबिट है कि मुझे काम नहीं करना, तो वो काम से भागने के कई सारे तरीके अख्तियार कर रहा होगा, हालांकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्यों वो हैबिट उसके दिमाग में जा चुकी है, वो इनबिल्ट हो चुका है कि नहीं, ओके फाइन, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, या मैं क्यों ये काम करूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं जो लोगों के दिमागों के ऊपर पड़ रहे होते हैं और फिर वो उनमें रच बस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। इस वजह से आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी जो है ना वो फैमिलीज़ होती हैं जो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम का शिकार होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं आके कि जी मेरी वाइफ जो है वो हर वक्त ये बात करती रहती हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है, या उनको माइग्रेन हो रहा है, या उनको गुर्दे में पेन हो रही है, या उनकी टांगों में पेन हो रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, लेकिन हम ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रेयर होते हैं, जिनमें जो रेयर केसेस होते हैं। उनमें आपने देखा होगा कि वो हस्बैंड बेचारे जो है वो जा रहे हैं, या अगर कोई भाई है तो वो ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरी बहन जो है उसको हर वक्त सर में दर्द उठती रहती है, मेरी बहन को हर वक्त ये प्रॉब्लम रहती है। फिर हम डॉक्टर के जाते हैं, दिखाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ करा दिया होगा। तो एक नया जो है ना वो स्टांस वहाँ पे रेडी हो जाता है। फिर वो जब किसी ने कुछ करा दिया होगा तो फिर वो किसी और तरफ निकल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो होती है ना होती है, लेकिन सबसे पहले ये भी चेक कर लेना चाहिए कि किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी को कोई छुपा हुआ कोई हिडन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सर मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा नाजरीन के लिए। देखिए ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, ये ऐसे नहीं होते कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि आपको हो गया या नहीं है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है आपकी शख्सियत के अंदर। सही। हर इंसान के अंदर किसी न किसी डिग्री पे कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ उसके साथ गुजर जाती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो सिग्निफिकेंट लेवल पे इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आपकी शख्सियत पर हावी होने लग जाता है, तब उसको आप डिसऑर्डर या फोबिया करार देते हैं। सही। अब मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स के अंदर ये जो फिक्टिशियस डिसऑर्डर है, ये 10% है या 20 डिग्री के लेवल के ऊपर है, तो इट्स ओके, वो माइल्ड है। और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है, इसको लेके अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, अच्छा डायग्नोस कौन करेगा? कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या कंसल्टेंट जो इन चीजों की तमीज रखता है। तो अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर सिम्टम ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा पेन की शिकायत करता हूँ, या आपके घर में कोई शख्स करता है, तो उसको पहले मुशाहिदा करें, उसके सिम्टम को ऑब्जर्व करें, फिर कंसल्ट करें किसी सही बंदे को। अच्छा अगर नहीं होगा तो वो क्लियर आउट हो जाएगा, होगा तो पता चल जाएगा, फिर उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये माइंडसेट बना लेना कि जी, एक तो ये माइंडसेट मैंने लोगों में देखा कि हर किसी को डिसऑर्डर है, हर किसी को नहीं होता, और ये तो जी सब बोलते हैं ऐसे कि डिसऑर्डर वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नॉर्मल है। ये भी गलत अप्रोच, ये भी गलत अप्रोच। बात बीच में कहीं है कि
किसी न किसी डिग्री पे आपको कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि आपकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर इम्पैक्ट कर रही है देन यू नीड टू गेट अ ट्रीटमेंट फॉर दिस। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और इसमें पता है एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे लोग इसको अपने ऊपर हावी भी कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये यूजुअली आपको आपकी लाइफ को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, उसको कहीं दूर धकेल रहे होते हैं और आप खुद परेशान नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, एक और डिसऑर्डर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी और ये है BDD। तो ये डिसऑर्डर जो है वैसे बड़ा कॉमन होता है और हर कोई थोड़ा थोड़ा शायद इस डिसऑर्डर का शिकार होता है, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए, किसी चीज़ की सिवियरिटी हो जाए, तो ऑब्वियसली वो बड़ा नुकसानदेह होती है। और अगर कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर ये डिसऑर्डर किसी को है और बड़ा ज़ोरों शोर से है, जिसमें कहना चाहिए कि जी लोगों को आपने बहुत कॉन्शियस देखा होगा अपने हवाले से, तो वो लोग जो है इस डिसऑर्डर का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये BDD क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है ख़ुदकुशी। और ये ख़ुदकुशी जो है पूरी दुनिया में इसका जो रिस्क फैक्टर है, जो रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। और ज़्यादातर जो है फ़ीमेल के मुकाबले में मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे कि ख़ुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, ये जो ख़ुदकुशी होती है या इस हद तक, इस नहज तक जो लोग पहुंच जाते हैं, इसके कई सारे इम्पैक्ट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी पर। कुछ लोग बचपन से बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर घर का बड़ा प्रेशर होता है, कुछ लोगों के ऊपर अपना खुद साख्ता बनाया हुआ प्रेशर होता है कि नहीं जी मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो फ़लाँ के पास वो चीज़ है। यानी अपने आप को स्ट्रेस में रखने के लिए लोग खुद ही जो है वो इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। लोगों को देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। शायद वो उस तरह मेहनत नहीं करते या शायद उनको उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन वो अंडर प्रेशर जा रहे होते हैं। या फिर लोग ज़्यादातर किसी से ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, और ये ख़वातीन के केसेस में ज़्यादा देखा गया है। या फिर लोगों को किसी के कोई पैसे देने हैं। यानी ये जो एक डिप्रेशन की सी सूरत हाल है, ये लोगों को ख़ुदकुशी की तरफ ले जाती है। लेकिन इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, और इस तरफ, इस नहज तक लोग क्यों चले जाते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ तहानिया काज़मी हैं, जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मखदूम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक? कैसी हैं हानिया, आप ठीक हैं? अच्छा जी, मखदूम आपसे स्टार्ट करते हैं। मखदूम, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब बढ़ता जा रहा है, और पहले फिर भी ये केसेस इतने रिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इन केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और ज़्यादातर इसमें जो मेल हैं उनकी ख़ुदकुशी की रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा सामने आती हैं। क्या वजूहत देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि काफ़ी सारे शायरों ने शायद तकलीफ़ से गुजरते हुए कुछ अशार कहे होंगे। सबसे पहले इसने बोला कि हद है कि मौत भी मुझे तकती है दूर से। हद है कि मौत भी मुझे तकती है दूर से, शायद उसको भी इंतज़ार है मेरी खुदकुशी का। तो किसी ने और ने भी, मतलब शायद वो भी तकलीफ से गुजरा होगा। वो कहा था कि उसका भी एक बड़ा फेमस सा शेर था कि जिसमें वो कहता है कि कुछ खबर नहीं कि कब मौत आ जाए, कुछ खबर नहीं कि कब मौत आ जाए, तुम भी एक जख्म दे दो कहीं देर ना हो जाए। तो मैं इस मामले को जब पढ़ रहा था तो मुझे सिचुएशन में ये था कि आजकल कैसे लोग मतलब करते हैं कि एक जीते जागते इंसान को, जिसको इस दुनिया से, इस जिंदगी से बहुत लगाव होता है, चूंटी काटने से भी उसको दर्द होता है, वो कितनी हद से गुजरता होगा कि वो मौत को गले लगाने के भी जो है ना करीब आ चुका होता है। सही। तो आज भी हम इस पर थोड़ा सा इस तरह से गुफ्तगू करेंगे। दो पहलू होंगे। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात होती हैं, किस तरह से चीजें जो है खुदकुशी करने की क्या वजूहात होती है, लोग इस नहज तक दूसरा ये है कि हम एक ना, मैं कहता हूँ रियलिस्टिक वे में, हकीकतों के बुनियाद पर या लॉजिकल वे में लोगों को काउंसिल करते हैं कि सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जिंदगी का जो है ना वो हमेशा रहने वाला नहीं होता, और अगर आप खुद को भी थोड़ा सा वक्त दें तो वक्त खुद ही सिखा देता है आपको सब्र करना, लोगों को आपकी कदर करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो खुदकशी करते हैं वो ये समझते हैं कि उनके मर जाने से उनके जो प्रॉब्लम है, उनकी जो चीज़ें हैं वो बस ख़त्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती हैं। आप वो प्रॉब्लम दुनिया में अपने प्यारों को, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई हैं, या फिर अगर बीवी बच्चे, आप उनमें ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह ने खुदकुशी को हराम करार दिया है। यानी आने वाले वक्त में जब आप मर भी जाते हैं तो सबसे पहले तो कब्र का अजाब, दोज़ख का अजाब आपका इंतजार कर रहा होता है,
और आपने खसारा ही पाया है ना, मतलब मौत को गले लगाया, अल्लाह को नाराज कर लिया, अब खालिक कायनात को नाराज करके आप जा रहे हैं, जिन्होंने मतलब इस चीज़ को हराम करार दिया है। तो आगे जो हमेशा रहने वाली जिंदगी आपकी, जिसमें कुरान मजीद में भी है ना कि भाई क़यामत का जो है वो तो हमेशा रहने वाली, उसमें भी आपने कुछ हासिल नहीं किया, तो मतलब क्या ऐसी वजूहात हैं कि जो आप इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जबकि उसका कोई भी मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन तो है ही नहीं, सॉल्यूशन है ही तो नहीं। बहरहाल शुरुआत में मैंने बात की कि क्यों प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहले अगर बात करूं तो कोई भी इंसान जब मुश्किल हालात से गुजरता है, पाकिस्तान में बात करें तो मुआशी हालात भी हैं जो इंसान को पाकिस्तान में तो बहुत सारे हालात हैं मखदूम, पाकिस्तान में तो पता नहीं कौन कौन से, पाकिस्तान में तो इस बात पर भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं कि भाई जो जिसको वो पसंद करते हैं वो नहीं मिली, तो उसके ऊपर भी ये खुदकुशी कर लेते हैं। मतलब ये क्या, पाकिस्तान में तो आप देखें कि अब जो हद हो गई है ना सेंसिटिविटी की, मतलब लोग इतने ज्यादा हसास हो गए कि वो सबसे जो कमतर चीज समझते हैं, यानी उनको लगता है कि जिंदगी में सबसे जो कम चीज है वो उनकी अपनी जिंदगी है, वो उसी से हाथ धो बैठते हैं। इस सिचुएशन को मैं कुछ इस तरह से जो है ना वो बयान करता हूँ कि तेरे इस तरह ठुकराने से मुझे कोई गम नहीं, मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा, तू तो क्या तेरा शहर भी मेरे दीदार को तरसेगा। बात वही है, मतलब आप खुद को ही काबिल बना रहे तो वो बंदा क्या, आपको तो बेस्ट चीज मिलती है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस बेसिस पे आगे खुदकशी करेंगे वो बंदा आपको नहीं मिल रहा, तो अगर जो सच्ची मोहब्बत के नाम पे, सच्ची मोहब्बत देखिए जो चीज आपको मिलती है वो अल्लाह की नेमत होती है, जो नहीं मिलती वो बला है जो टल गई। ये आप बात को उस वक्त आपको शायद इमोशनली बेसिस में आप इतना घिरे होते हो तो वो समझ में नहीं आती, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ने आपको बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजा। दूसरी बात है मुआशी हालात हो गए, आजकल जो है ना स्ट्रेस में मैं अपनी जो है ना जिंदगी में बहुत सारे सुसाइड के केस देखे, लेकिन दो ऐसे हैं कि जो जब भी खुदकुशी का नाम आता है तो मेरे जहन में वो कहानी आए तो मतलब कुछ देर तक खामोशी तारी हो जाती है। दो स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर MBBS के और डिफरेंट जो है ना वो प्रोविंसेस से ताल्लुक था, एक का शायद KP के साथ था, एक का मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसने एक ने लिखा कि डोनेट माय ऑर्गन्स। मैं हैरान था कि 5वें साल में आकर वो फाइनल एक डॉक्टर बनने जा रहा है, उसने बड़ी मेहनत की होगी। अब जब वो डोनेट माय ऑर्गन्स अपने सुसाइड नोट पे लिख रहा है तो कुछ तो उसके माइंड में चल रहा होगा, कुछ तो तकलीफ चल रहा होगा। दूसरे ने बोला था कि डोनेट माय आईज, आई वांट टू सी दिस वर्ल्ड अगेन। मेरी आंखों को डोनेट करना, मैं इस दुनिया को दोबारा देखना चाहता हूं। तो इसी से उसकी मेंटल कंडीशन का अंदाजा लगा लो ना कि दूसरे की आंखों में लग के देखेगा भाई, वो अपनी आंखों में लग के अपने पास अपनी जिंदगी से देख लो भाई। एग्जैक्टली वो किस सिचुएशन से गुजरा होगा। तो स्टडी से रिलेटेड फिर अभी जो है ना रिसेंटली कुछ इस तरह से उन्होंने जाहिर तो किया है कि सुसाइड केसेस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तो सीधे सीधे मर्डर थे। काफी सारी नम्रता कुमारी का बड़ा केस आया, नायला का रिंद का केस आया, अभी एक रिसेंटली पंप्स में सिचुएशन हुई है कि जिसमें एक लड़की ने अपनी भागकर जान छुड़ाई और आकर बोला हम खुदकुशी थोड़ी करते हैं, हमें तो मार के पंखों से लटकाया जाता है। तो एजुकेशन सेक्टर्स का ये हाल है। भाई साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ट हो गया है, साइकोलॉजिकली लोगों को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है, या वो एग्जॉस्ट हो गए कि वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि उनको यही नहीं पता कि जिस जगह पर वो ये अपनी जान ले रहे हैं, मतलब जो आप खुदकुशी कर रहे हैं वो आप सोचे कि जब आप मर के चले जाएंगे अल्लाह के पास तो वहां पर भी आपके लिए जो है वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, क्योंकि खुदकुशी जो है वो हराम होती है। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हानिया मौजूद है और उनसे पूछेंगे कि जो लड़कियां हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है कि वो यहाँ तक पहुँचती हैं और वो ये सुसाइड अटैम्प्ट करने का सोचती भी हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है खुदकुशी के ऊपर और साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई पेपर अच्छा देना है, क्योंकि घर वालों ने कहा है कि आपने या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपने साइंटिस्ट बनना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। और जैसे मुझे स्टूडेंट्स की मैंने बात की तो मुझे याद आया कि भाई आज हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स का भी पेपर है, तो करंट अपडेट जान लेते हैं। हमारे जो करस्पॉन्डेंट ज़ुबैर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछते जी ज़ुबैर क्या सूरत हाल है इम्तहानी मराकिज़ की, क्या कैसे देख रहे हैं आप? कराची के जो नौजवान हैं उनकी तैयारी तगड़ी है, अच्छे से तैयार होकर गए हैं पेपर देने के लिए, और सिक्योरिटी के इंतजाम? अगर कराची के मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पर्चा जो है अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है वो शुरू हो चुका है, और सालवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से इस मरतबा 3,75,000 तलबा व तालिबात कराची भर से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि आज जो पर्चा लिया जा रहा है तो वो मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का आज जो पर्चा है वो लिया जा रहा है, जबकि ये पर्चा 9:30 बजे शुरू हुआ है और 12:30 बजे तक जारी रहेगा। जबकि इम्तहानी मराकिज़ के हवाले से मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से इस मरतबा 499 इम्तहानी मराकिज़ जो है वो कराची भर में कायम किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक मैट्रिक
बोर्ड कराची ने इम्तिहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज करने की जो दरख्वास्त है वो हुक्काम तक की थी। मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है दरख्वास्तें दी गई हैं कि दफ़ा 144 के नफाज पर इम्प्लीमेंट किया जाए और इससे मुतल्लिक जो है जो पुलिस मोबाइल हैं वो इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जो है वो तैनात किए जाए। इसके अलावा मैट्रिक बोर्ड कराची के जो चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि मैट्रिक बोर्ड कराची ने इस मरतबा खातिर खा इकदाम किए हैं चीटिंग माफिया को लगाम देने के लिए। इसके अलावा नाजिम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो का ये कहना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ग्रुप्स व्हाट्सएप पे मैट्रिक के इम्तिहानात से मुतल्लिक सरगर्म है तो उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन का ऐलान जो है वो नाजिम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने किया है। उनका कहना है कि किसी भी किस्म की जो बच्चों को गुमराह किया जा रहा है इम्तिहान से मुतल्लिक व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बनाए गए हैं तो उनके एडमिन्स के खिलाफ और मेम्बरान के खिलाफ जो है FIR जो है वो कार्रवाई करेगा। तमाम ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ये है कि तहसील का जो अमल है वो सुबह सवेरे जो है मैट्रिक बोर्ड कराची से शुरू हुआ और जो मैट्रिक बोर्ड कराची के जो कायम करदा जो टाउन्स हैं वहाँ पर जो तहसील का जो मतलब जो पर्चे हैं यहाँ से वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ से टाउन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके अलावा मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इस वक्त मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के जो दौरे हैं उस पर निकल चुके हैं और इम्तिहानी मराकज़ का जो दौरा है वो कर रहे हैं। नाज़िम इम्तिहानात और सेक्रेटरी भी उनके साथ मौजूद हैं। लोड शेडिंग से मुतल्लिक इस दफ़ा दरख्वास्त की गई है, पिछले साल भी दरख्वास्त की गई थी कि इलेक्ट्रिको के जो औकातकार है इम्तिहान का उसमें लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि लोड शेडिंग का जिन कितना बेकाबू होता है तो इसका अंदाज़ा जो है आपसे कुछ ही देर में हो जाएगा। तहम इम्तिहानात का जो सिलसिला है 2 मई तक 9वीं और 10वीं जमात का वो जारी व सारी रहेगा इसी तरीके से। चलिए जी, ज़ुबैर में अपडेट कर रहे थे इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो 2 मई तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर कि आपने हमें अपडेट किया। इसके अलावा बात यही है कि आई होप कि वहाँ पर पंखे चल रहे हैं और स्टूडेंट्स बाहर निकलने के बाद ये ना कहें कि जी पंखे नहीं चल रहे थे। चाहते हैं हानिया, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है ना ये स्टूडेंट्स ही लेते हैं। A1 ग्रेड लाने का प्रेशर है, कुछ कर दिखाने का प्रेशर है और फिर उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं कि जी हम ये चीज़ अचीव नहीं कर सके, हमारे घर वालों का हम पे प्रेशर था, फलाना क्या कहेगा, ये क्या कौन क्या कहेगा। तो उस हवाले से ये चीज़ें देखने में आती हैं। आप बताइए कितना प्रेशर होता है, क्यों ये कोई मेंटल कंडीशन होती है? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये 2-3 बातें करना चाहूँगी सबा। सबसे पहली बात, जो इंसान चाहे वो स्टूडेंट हो, मर्द हो, औरत हो, जिस भी स्टेज पे है, जो खुदकुशी करता है ना उसका हदफ ये नहीं होता कि मुझे मरना है या मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। उसका हदफ ये होता है कि जिस दर्द में, जिस तकलीफ़ में वो है वो ख़त्म हो जाए। हाँ। कभी कभी ये देखा जाता है कि आपके जो इमोशनल पेन होता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि आपका जो फिज़िकल पेन है वो उसको ओवरकम करना, मतलब इतना होता ही है वो तकलीफ कि हम चाहते हैं कि हमें जिस्मानी दर्द हो जाए लेकिन वो जो जहनी तकलीफ है वो खत्म हो जाए। तो जो भी इंसान खुदकुशी की नहज तक पहुंचता है वो ये नहीं देख रहा होता कि मैं मरना चाहता हूँ, या वो चाहता है बस ये दर्द किस तरह खत्म हो जाए। और उनके सारे रास्ते, उनको इतने होपलेस हो चुके होते हैं वो कि उनको रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है एक तो जहनी बीमारियां। हम इस चीज़ को हमेशा ओवरलुक कर जाते हैं। जो भी इंसान खुदकुशी का कदम उठाता है उसको बहुत जज किया जाता है, हराम मौत मर गया है और भी बहुत सारी बातें उनके बारे में की जाती हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा हमारी सोसाइटी में ओवरलुक कर दी जाती है कि वो जिस बीमारी से गुजर रहा था उसका इलाज था। हमने उसको इतना स्टिग्मा बना दिया कि उसने हेल्प भी नहीं मांगी। हमने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को या डिसऑर्डर्स को इतना बड़ा एक अलमिया बना दिया है कि वो कहता है कि यार बेहतर है कि इलाज के लिए जाओ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसका इलाज मौजूद है। दे वांट टू डाई इंस्टेड। दूसरा, आपने स्टूडेंट्स की बात की तो ये सारी चीज़ें, अब जो स्टूडेंट्स ओवर एम्बिशियस भी होते हैं उनके ऊपर घर की तरफ से, स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर होता है। तो वो ज़रा सा भी जो एक सेटबैक होता है, ज़रा सा भी फेलियर वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमें पता है हम फेल हो गए, हम घर जाएंगे, हमारे अम्मा अब्बा को हम क्या मुंह दिखाएंगे, वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। ये प्रेशर इतना होता है कि दे वुड वांट टू कि ये चीज़ ही ख़त्म हो जाए यहाँ से, कि हमें किसी को फेस ही ना करना पड़े। इसमें सबसे बड़ा जो कसूर तो नहीं कहेंगे, माँ बाप भी बेहतरी ही चाहते होते हैं, लेकिन वो ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि रिजल्ट से ज़्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है। बच्चा रहेगा तो वो फेलियर के बाद उसको वापस से ट्राई करके हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए। लेकिन हम क्या पेरेंट्स क्या करते हैं कि इतना प्रेशर डालते हैं बच्चे के, भले बच्चा चला जाए, हमारी इज्जत, उसके ग्रेड्स, ये सब बरकरार है, ये सब बरकरार है। और बहुत अच्छी बात की हानिया ने कहा कि भाई बच्चा इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता। रिजल्ट मैटर करता है तब आप ये देख रहे हो कि भाई अगर आपका बच्चा वाकई नहीं पढ़ रहा या उसको शौक नहीं है तो आप उसके अंदर बेदारी पैदा कर सकते हैं, आप उसके अंदर शौक डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसको प्रेशराइज करके उससे कोई चीज़ नहीं करवा सकते। फिर ये सिचुएशन जो है वो इस तरफ चली जाती है।
अच्छा जी मखदूम, ये बताएं कि आप खुद जो है वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि जी ठीक है, पहले तो हमने सारे प्रॉफ्स क्लियर करने हैं, फिर 5 साल पढ़ने के बाद फिर हमने USMLE देना है, फिर FCPS की तरफ जाना है। कितना प्रेशर होता है जो एक अच्छा माइंड यानी अच्छा ब्रेन जो कि फ्रेश ब्रेन होता है वो उसको प्रेशर को रखता है और वो उसके प्रेशर के बावजूद भी अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मेडिकल की स्टडी, अगर उसको समझना है कि एक डॉक्टर क्या चीज़ें पढ़ता है या किस स्ट्रेस से गुजरता है, तो आप ऐसे समझ लें कि वो बैठा हुआ है OPD में, पहले पेशेंट आता है जो मलेरिया का था, वो उठा, उसको मेडिसिन दी प्रॉपर डोज के साथ, फिर उठा तो डायरिया का पेशेंट आया, वो गया तो हेपेटाइटिस का पेशेंट आया। सारी मेडिसिन के नाम, उनके डोज, उनका कितने दिन तक चलाना है, कितना एंटीबायोटिक जो है ना वो देना है, ईच एंड एवरीथिंग। एडल्ट डोज अलग होते हैं, पीडियाट्रिक डोज अलग, तो वो सब चीज़ें उसको याद करनी पड़ती है और इस अंदाज़ा लगा लें कि उससे कितना प्रेशर होता है। अच्छा, आजकल ये है कि हम वो वाला प्रेशर भी कोप अप कर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रेशर आजकल आप अपनी मेहनत का, पढ़ाई का प्रेशर भी इंक्लूड करके अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ मिला लेते हैं कि ये मेरे ऊपर स्ट्रेस है। भाई ये स्ट्रेस नहीं है, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव टू वर्क हार्ड। हम उसको भी कोप अप कर जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हमें प्रेशराइज कर रहा होता है वो पाकिस्तान में, एक तो ये है कि या तो मतलब डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स में कमी है, जिसकी वजह से वर्कलोड ज्यादा है, ड्यूटी आवर्स ज्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह से एक डॉक्टर है वो, मतलब आप यकीन करेंगे, हर चौथे दिन बाद हमारी नाइट कॉल लगती है, जो कि हमारी 28 आवर्स से 30 आवर्स तक की ड्यूटी होती है। सही। अब एक बंदा वहां पे कर रहा होता है, और वो भी उसमें क्या होगा कि कंसल्टेंट आएगा, सिर्फ अपने ऑर्डर्स लिख के चले जाता है, पीछे पूरा काम या तो जो है ना वो टर्शियरी केयर के जो बैकबोन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या हाउस ऑफिसर होते हैं, उनको ही संभालना पड़ता है। तो इन शॉर्ट ये है कि स्टडी, आगे कैरियर का स्ट्रेस, तो ये जो वर्कलोड हमारे ऊपर होता है ड्यूरिंग दी मतलब ट्रेनिंग टाइम पीरियड, वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसको चीजें करनी चाहिए। अच्छा, बात इसमें एक और चीज में एड ऑन ये करना चाह रहा था कि जैसे मैम ने कहा कि कुछ नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूं तो उसमें देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आप जज करना चाहते हैं कि आपका बच्चा कहीं सुसाइड की स्टेज पर तो नहीं जा रहा, तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होती है वो होती है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वो मुसलसल काफी चीजों की वजह से उलझा हुआ होगा, परेशान होगा, और किसी को भी नहीं पता होगा ना, तो अम्मी को पता होता है कि अभी बेटे के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, उदासी तो है। तो आप कम से कम माँ का ये रोल है कि आपका बेटा अगर वापसी कहीं चीज से आ रहा है तो आप उसको देखें। काफी अरसे तक, अगर 3 से 4 महीने, 6 महीने तक वो मुसलसल उसी डिप्रेशन का शिकार है, तो वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को आसान अल्फाज में अगर समझाना चाहूँ तो वो कभी सुकून में होगा, कभी इसके ना वो मतलब खुशी, गम, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना वाला, यानी मूड स्विंग्स होंगे उसके। आप उसको एक कंटिन्यूअस या तो प्लेजर वाली स्टेज में या फिर कंटिन्यूअसली आप उसको डिप्रेशन वाली स्टेज में नहीं देखेंगे, तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तीसरी बात आती है हेलुसिनेशंस, और जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, यानी वो मुझे कहेगा कि मैं बैठा हूँ, मुझे लगता है वो मेरे खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोल रहा है या मुझे से आवाजें सुनाई देती हैं। इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। इस तमाम सिचुएशन से अगर बच्चा गुजर रहा है तो आप उसको संभालें, वरना वो फिर सुसाइड के लेवल तक आ सकता है। फिर आपको ये ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन बताइए ना कि भाई हेलुसिनेशन है या इसकी कितनी स्टेजेस हैं, जाहिर है वालदा को या घर में रहने वालों को जरूर पता होता है। बहुत शुक्रिया मखदूम, बहुत शुक्रिया। हानिया हमारे शो पर है और आज हमने यही डिस्कशन की कि किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है इन पेशेंट्स को या ऐसे सेंसिटिव लोगों को जो कि नॉर्मल बातों का प्रेशर लेकर भी खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, और बड़ी बातें तो फिर होती ही बड़ी हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, शो का फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। कल फिर आएंगे आपके लिए अच्छा सा शो लेकर, देखते रहिए सिटी एट 10।